हेलो स्टूडेंट्स। अरुंधति खंड के पाठ चार्ली चैपलिन यानी हम सबको पढ़ने और समझने के बाद आइए अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न आता है, चार्ली चैपलिन पर अभी 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा, ऐसा लेखक ने क्यों कहा है? लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि अभी 50 वर्षों तक बहुत कुछ कहा जाएगा? ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि चार्ली चैपलिन की जो फिल्में रीलें हमें देखने को मिलती हैं, उनमें हम उन्हें देखकर सुनकर इतना अधिक आनंद उठाते हैं। बहुत लंबे समय से लोग उनकी फिल्मों और रीलों से प्रसन्न होते आ रहे हैं और अभी भी हमारे पास उनकी कुछ ऐसी फिल्में और रीलें उपलब्ध हैं जिन्हें अभी देखा भी नहीं गया है। और उन फिल्मों और रीलों को देखने के बाद भी यह उम्मीद की जा सकती है कि लोग इसी तरह हंसते और खुश होते रहेंगे जिस तरह अभी तक होते रहे हैं। तो उनकी उन फिल्मों और रीलों जो कि अभी तक नहीं देखी गई हैं, उन्हें देखकर या जो देख ली गई हैं उन्हें भी आने वाले समय में देखकर अभी कम से कम अनुमान के अनुसार 50 वर्ष या ये कहिए कि इससे भी अधिक समय तक लोग उससे प्रसन्न होते रहेंगे, खुश होते रहेंगे और उनके बारे में एक दूसरे को बताते और लिखते रहेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और इसी आधार पर लेखक ने भी ऐसा ही कहा है कि चार्ली चैपलिन पर अभी 50 वर्षों तक बहुत कुछ लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न आता है, चैपलिन ने न सिर्फ कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने का और वर्ण व्यवस्था तोड़ने का क्या अभिप्राय है और क्या इससे सहमत है? लेखक क्या बताते हैं कि चार्ली चैपलिन की जो फिल्में या रीलें हैं वो हर आयु, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर राष्ट्र के लोगों के द्वारा सराही जाती है। हर वर्ग के लोग उसे पसंद करते हैं, हर जाति के लोग देखते हैं, हर राष्ट्र में उनकी प्रशंसा होती है। मतलब ये कहा जाए कि किसी विशेष जाति, धर्म, वर्ग, राष्ट्र के लोग ही उससे लाभान्वित नहीं होते, उससे प्रसन्न नहीं होते, बल्कि हर वर्ग, हर आयु, हर देश, हर राष्ट्र के लोग उससे प्रसन्न होते हैं, वो उससे खुश होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा करके उससे स्थिति यहाँ तक आ गई कि चार्ली चैपलिन की फिल्मों को या रीलों को देखने के बाद जितनी प्रसन्नता आइंस्टाइन जैसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को मिलती है, इतनी ही प्रसन्नता किसी विकल मस्तिष्क वाले व्यक्ति को अर्थात किसी पागलखाने के मरीज को भी मिलती है। कहने का अर्थ है कि चार्ली चैपलिन की जो फिल्में हैं, जो रीलें हैं, भले ही वह मूक भाषा में क्यों ना हो, उनमें संवाद ना हो, लेकिन फिर भी वह एक महान से महान व्यक्ति और एक विकल मस्तिष्क वाले व्यक्ति को भी समान रूप से प्रसन्नता देती हैं, उन्हें खुशी देती हैं, उन्हें हंसाती हैं और उन्हें अपने दुख भूलने में वो मदद करती हैं। और ऐसा करके चार्ली चैपलिन ने वर्ग व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को तोड़ दिया है, उसे भेद दिया है। उन्होंने किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर दिया है। अब किसी भी भेदभाव की कोई गुंजाइश कहीं नहीं बची है, बल्कि उनकी फिल्में हर जगह देखी जाती हैं, हर जगह के लोग देखते हैं, हर आयु के लोग देखते हैं, सभी समान रूप से देखते और समान रूप से आनंद प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न आता है, लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा और क्यों? गांधी और नेहरू जी ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा? लेखक ने चार्ली चैपलिन का भारतीयकरण राज कपूर जी को कहा। जिस तरह चार्ली चैपलिन अपनी फिल्मों में इस रूप में दिखाई देते हैं कि लोग खुद चार्ली चैपलिन पर हंसे, ऐसी हरकतें करते हैं, वही स्थिति सबसे पहले भारतीय फिल्मी परंपरा में राज कपूर जी के ऊपर निकाली गई। उन्होंने यह किरदार निभाया। मेरा नाम जोकर फिल्म में उनके द्वारा ऐसा ही किरदार था जैसा कि चार्ली चैपलिन था, जिसमें उनके द्वारा कुछ ऐसा किया जाता था जिससे लोग उन पर हंसते थे। और यह परंपरा राज कपूर जी के द्वारा ही भारत में शुरू की गई, इसलिए चार्ली चैपलिन का भारतीयकरण राज कपूर जी को कहा जाता है। भले ही यह
अंतर आया है कि आने वाले समय में बहुत सारी फिल्मों में हमें बहुत सारे पात्र ऐसे किरदार को निभाते दिखाई दिए हैं, जैसे कि हमारी फिल्म 9-2-11, फंटूश, कोहिनूर, ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिसमें बाद में यह परंपरा अपनाई गई, बाद में ऐसे किरदार दिखाई दिए। लेकिन सर्वप्रथम राज कपूर जी ने ही ऐसा किरदार निभाया, इसलिए उन्हें चार्ली कपूर का भारतीयकरण कहा जाता है। गांधी जी और नेहरू जी ने भी चार्ली चैपलिन का सानिध्य चाहा, उनके समीप रहना चाहा। कारण यही था कि वो भी उनके हंसी मजाक वाले किरदार से बहुत अधिक प्रभावित थे और वह भी चाहते थे कि कुछ समय उनके साथ गुजारें, उनके बारे में जानें, उनके साथ हंसी मजाक करें, इसलिए उन्होंने भी उनके सानिध्य की कामना की है। अगला प्रश्न आता है, जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संभाला? जद्दोजहद कहते हैं एक, कहना चाहिए कि युद्ध टाइप का की स्थिति, एक ऐसी स्थिति जब व्यक्ति बहुत सारी परिस्थितियों से, खासकर विषम परिस्थितियों से जूझ रहा होता है, उनका सामना कर रहा होता है और वह उनमें उलझ जाता है, वह स्थिति जद्दोजहद की कहलाती है। तो चार्ली चैपलिन के जीवन में अनेकों विषम परिस्थितियाँ आई, जिनमें हम बता सकते हैं कि सबसे पहले चार्ली चैपलिन की जो माता थी वो एक तलाकशुदा महिला थी। परिवार में सिर्फ उन्हें माता का प्रेम मिला, पिता का प्रेम नहीं मिला। उनकी माता को उनके पति ने, अर्थात चार्ली चैपलिन के पिता ने छोड़ दिया था, उससे तलाक ले लिया था, इसलिए वो अकेली रहती थी। बेटे का और अपना पालन पोषण करना था, इसलिए वो दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री बन गई। दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री अर्थात जिस अभिनेत्री को समाज के लोगों द्वारा अपने साथ संबंध रखने पर उनकी उपेक्षा की जाती थी। समाज के लोग ना उनसे किसी भी तरह का अच्छा व्यवहार करते थे, ना उनके साथ खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना, किसी भी प्रकार का कोई संबंध उनके साथ नहीं था। समाज के द्वारा वो पूर्ण रूप से तिरस्कृत थी, ऐसी एक महिला थी। तो उन सारी चीज़ों को देखकर भी जब बच्चे चार्ली के मन में कहीं ना कहीं दुख का भाव था। दूसरी ओर आर्थिक स्थिति बहुत निम्न थी, पैसे से उनके घर में तंगी थी। अकेली माता ही थी जो अपने कला के आधार पर अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। दूसरी ओर पूंजीपतियों और सामंतवादियों के द्वारा भी अनेक प्रकार से अपमानित होना पड़ता था। वह सारी दुख भी कहीं ना कहीं बच्चे चार्ली के मन में समाये हुए थे। साथ ही इन सारे दुखों को, मानसिक तनाव को झेलते झेलते उनकी माँ मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई और मानसिक रोग से गुजर गई, जिसे हम सामान्य भाषा में पागल कहते हैं। माता अधिक तनाव और दबाव के कारण पागलपन की स्थिति में आ गई और माता के कष्ट और उस माता के उस पागलपन के कारण होने वाली जो परिस्थितियाँ थी उन सबको चार्ली चैपलिन ने झेला और वो सारी परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं उनके मन पर एक गहरा प्रभाव डालती रही और उन परिस्थितियों से जूझते हुए, उनका सामना करते हुए, उनसे संघर्ष करते हुए चार्ली चैपलिन के व्यक्तित्व में एक विशेषता हमें नज़र आई और वह विशेषता यह उजागर हुई कि जब बड़े होने के बाद चार्ली चैपलिन ने कला के क्षेत्र में कार्य करके एक महारत हासिल कर ली, बहुत अधिक पैसा प्राप्त कर लिया, वो करोड़पति बन गए। उसके बाद भी उन्होंने अपने उस सरल स्वभाव को, अपने व्यक्तित्व को नहीं बदला जो ऐसा कि उनका पहले था। अगला प्रश्न आता है, चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी या करुणा और हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता? परिधि कहते हैं सीमा। लेखक का कहना है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र या ये कहिए भारतीय फिल्में या भारतीय जगत में यह परंपरा थी कि या तो हास्य ही होता था या करुणा ही होता था। लेकिन चार्ली चैपलिन के आने के बाद यह स्थिति आ गई कि चार्ली चैपलिन की फिल्मों को, रीलों को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हास्य के साथ करुणा को भी यदि मिला दिया जाए तो उसका भी अच्छा परिणाम होता है, दर्शक उससे भी प्रसन्न होते हैं, उससे भी खुश होते हैं। तो यही स्थिति भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भी शामिल कर ली गई। भारतीय फिल्मों में भी इस चीज़ को अपना लिया गया
कि यदि कहीं हास्य है तो उसके साथ करुणा भी होगी, और करुणा है तो उसके साथ हास्य भी होगा। और उसका अच्छा परिणाम निकला कि दर्शकों के द्वारा उन फिल्मों को, उन रीलों को सराहा गया और लोगों ने उन्हें पसंद किया। इसलिए भारतीय सौंदर्य शास्त्र की परिधि में जो यह स्थिति नहीं थी, उसकी सीमा में जो यह हास्य और करुणा का सामंजस्य नहीं था, यह भी अब धीरे धीरे करके चार्ली चैपलिन के बाद से उसमें मिलाया जाने लगा और इसमें सफलता भी मिली। अगला प्रश्न आता है, चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा कब हंसता है? अर्थात लेखक कहते हैं चार्ली खुद पर हंसता तो हमेशा है, लेकिन सबसे ज़्यादा कब हंसता है? चार्ली तब हंसता है जब वह अपने आप को आत्मविश्वास से भरा हुआ पाता है, सफलता, सभ्यता, समृद्धि, दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली रूप में अपने आप को देखता है। अर्थात जीवन भर उसने यही देखा कि वह सबसे कमज़ोर है, बाकी सब उससे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन जब वो देखता है कि वो भी आज इस स्थिति में आ गया है कि वो सबसे अधिक शक्तिशाली है, उसे हमेशा पैसे की कमी देखी, जब वो देखता है कि उसके पास इतना पैसा है कि वो आज करोड़पति की गिनती में आता है, तो या उसे ऐसा लगता है कि भाई उसके अंदर इतना आत्मविश्वास आ गया है कि वह कुछ भी कर सकता है, जब वह इन सारी चीज़ों से अपने आप को पूर्ण मानता है तो वह बहुत हंसता है। या फिर जब वह अपने आप को उस रूप में पाता है कि वज्रादपि कठोराणि मृदुलानि कुसुमादपि, जब वो अपने आप को इस रूप में दिखाता है कि वज्र से भी अधिक कठोर है और फूल से भी अधिक कोमल है, तो वह उस रूप में अपने आप को बहुत अधिक उस रूप में बहुत अधिक प्रसन्न पाता है, वह अपने आप पर बहुत हंसता है उस रूप में। तो ऐसा लेखक ने कहा है। इन प्रश्नों के साथ आइए अब हम कुछ अर्थबोध ग्रहण संबंधी प्रश्न ही देखते हैं। तो हमारा पहला ग्राफ है, चार्ली पर कई फिल्म, यहाँ से लेकर मानने लगे हैं, यहाँ तक है। तो पहला प्रश्न आता है, चार्ली को देखकर करोड़ों लोगों के पेट क्यों दुखने लगते हैं? चार्ली को देखकर करोड़ों लोगों के पेट इसलिए दुखने लगते हैं क्योंकि चार्ली की जो हरकतें हैं, उनकी जो फिल्में हैं, उनकी जो रीलें हैं, वो ऐसी है कि उन्हें देखकर लोग हंसते हैं और उन्हें देखकर हंसते हंसते वो इतने लोटपोट हो जाते हैं कि उनके पेट दुखने लगते हैं, उनके पेट में दर्द होने लगता है और वह बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अगला आता है, समय और भूगोल से काट कर देखने का क्या आशय है? कहते हैं कि चार्ली के जो लोग, चार्ली की जो स्थिति है वो ऐसी है कि वो किसी भी देश से, किसी भी फिल्म से, किसी भी चीज़ से अपने आप को जोड़ कर नहीं दिखाते, वह अपने आप को बिल्कुल काट कर दिखाते हैं, अलग रूप में प्रस्तुत करते हैं। चार्ली किसी भी चीज़ में किसी दूसरी चीज़ से संबंधित कुछ नहीं दिखाते, उसके आधार पर कुछ नहीं दिखाते, बल्कि वह अपने आप को एक अलग रूप में प्रस्तुत करते हैं, अलग रूप में दिखाते हैं। जैसा कि उन्होंने क्या खुद पर हंसने की परंपरा को लागू कर दिया, शुरू कर दिया, तो इसलिए चार्ली को उससे अलग पाते हैं। अगला आता है, चार्ली के कारनामों को देखकर दर्शक कैसा अनुभव करते हैं? चार्ली के कारनामे जब लोग देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके आसपास जो भी कुछ हो रहा है वह सब कहीं ना कहीं चार्ली से संबंधित है, उनके खुद के जीवन में जो कुछ हो रहा है वह कहीं ना कहीं चार्ली से संबंधित है। तो ऐसी स्थिति उनके जीवन में आ जाती है कि लोग चार्ली से कहीं ना कहीं अपने आप को प्रभावित पाने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके, यदि वो अपने जीवन को कहीं ना कहीं देखें, कहीं ना कहीं समझें, महसूस करें, तो उनके जीवन में होने वाली घटनाएं, उनका जीवन कहीं ना कहीं चार्ली जैसा भी दिखाई देता है। उन्हें ऐसा लगता है कि चार्ली चैपलिन का जो व्यक्तित्व है वो हर व्यक्ति के अंदर समाहित है। इस तरह वो चार्ली चैपलिन के अंदर अपने आप को समाहित पाते हैं और अपने आप को आपके अंदर चार्ली चैपलिन को समाहित पाते हैं। चार्ली चैपलिन एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे हम चाह कर भी नहीं भूल सकते, और चार्ली चैपलिन की भारतीय परंपरा को बहुत बड़ी देन है, भारतीय फिल्मों को देन है। चार्ली चैपलिन यानी हम सब, यदि हम देखें तो यह तथ्य बिल्कुल सही होता है, चार्ली चैपलिन यानी हम सब, कि हम सब के भी जीवन में कहीं ना कहीं चार्ली चैपलिन जैसा ही कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।